खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। गुजरात में एक और बीएलओ के मुश्तबा मौत। कोलकाता में बीएलओज ने किया एहतजाजी मुजाहिरा। एसआईआर अमल को रोकने का मुतालबा। कर्नाटक के हुक्मरान पार्टी में हलचल तेज। वजीर आला सिद्धरमैया ने कहा क़यादत की तब्दीली पर हाईकमांड का फैसला होगा मंजूर। फिजाई आलूदगी पर इंडिया गेट पर मुजाहिरे के दौरान हिरासत में लिए गए 17 मुल्जिमीन को 3 दिन की अदालती तहवील में भेजा गया। धर्मेंद्र की मौत हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए बड़ा नुकसान। एक अहद का हुआ खात्मा। मुख्तलिफ घोषों से धर्मेंद्र को पेश किया गया खिराज अकीदत। पेशावर में एक फौजी हेडक्वार्टर पर हमला। 3 एहलकार हलाक। खुदकुश बमबार ने मरकजी दरवाजे पर खुद को धमाके से उड़ाया। वोटर लिस्ट पर गहरी नजरसानी। एसआईआर को रोकने का मुतालबा करते हुए बीएलओज के एक प्लेटफॉर्म पर बीएलओ अधिकार रक्षा मंच ने पीर को कोलकाता में एक रैली निकाली और दावा किया कि वो जबरदस्त दबाव का शिकार उन पर है और बंगाल में एसआईआर को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा भी किया गया। कॉलेज स्ट्रीट से रैली निकाली गई और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। बीएलओज और दीगर सरकारी मुलाजमीन एहतजाज में शामिल हुए। मुजाहिरीन ने सीईओ के दफ्तर के दाखिली दरवाजे को ताला लगाने की भी कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि इंतखाबी फहरिस्तों के जारी एसआईआर के दौरान पोल पैनल ने उनके काम का बोझ कम करने के लिए जरूरी इकदामात नहीं किए और बार बार दरख्वास्तों के बावजूद उन पर बगैर तरबियत के डिजिटाइजेशन का बोझ डाला गया। मतलब जो हमारा तो दिन रात का काम हो गया है। फॉर्म बिली करने होता है, कलेक्शन कर रहे हैं, अपलोड में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सर्वर पूरा ही डाउन है, लेकिन हमको कोई मतलब हमारा बात वो नहीं सुन रहा है। 1 घंटे के अंदर अंदर वो अपलोड देने के लिए, अपडेट देने के लिए हमको बोल रहा है, लेकिन घंटे में 1 और 2 अपलोड हो रहा है। ऐसा सर्वर डाउन है। ये बीजेपी ही और इलेक्शन कमीशन दोनों साथ में ही चले। देखिए ये गणेश कुमार एक तरफ गिरवा रंग, एक तरफ वो अपने लेकिन आज संविधान को बार बार तोड़ा जा रहा है, संविधान को तार तार किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। हाँ, आज आप देखिए ना मंच पे। गुजरात में एक और बीएलओ की मुश्तबा मौत हुई है। सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तकनीकी असिस्टेंट डिंकल सिंखोडीवाला अपने बाथरूम में बेहोश पाई गई और बाद में उन्हें एक निजी अस्पताल में मुर्दा करार दिया गया। इस मामले की जांच जारी है। डिंकल सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तकनीकी असिस्टेंट के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही थी, जबकि जारी एसआईआर मश्क के लिए बूथ लेवल ऑफिसर की इजाफी जिम्मेदारी को भी संभाल रही थी। बीएलओ काम के बोझ से मुतालिक अमवात ने रियासत भर में तशवीश को जन्म दे दिया है। बीएलओ के अचानक अमवात की तादाद बढ़ रही है। गुजरात के गुरसोमनाथ जिले में एक बीएलओ ने एसआईआर में मसरूफ एहलकारों में बढ़ती हुई परेशानी के दरमियान खुदकुशी कर ली थी। अब तक मुतअद्दिद रियासतों में 9 बीएलओज ने अपनी जानें गंवाई, जिनमें से 4 ने मुल्क घीर एसआईआर मुहिम के दौरान काम के ज्यादा बोझ का हवाला देते हुए खुदकुशी कर ली। इस वाकये ने मुतअद्दिद रियासतों में बीएलओज पर बढ़ते हुए काम के दबाव पर तशवीश में इजाफा कर दिया है। अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान के सरमायाकारों के लिए एक बड़ी पेशकश की है। मुल्क के सनअत व तिजारत के वजीर अलहाज नूरुद्दीन अजीजी ने कहा कि अफगान हुकूमत नए शोबों में सरमायाकारी करने वाली हिंदुस्तानी कंपनियों को 5 साल तक टैक्स में छूट देने के लिए तैयार है। इन नए शोबों में सोने की कानकुनी भी शामिल है। पेश हुए इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबाजात में ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रहे हैं।
दोनों मुल्कों के दरमियान अब तक कई मुआहदे हो चुके हैं। अफगानिस्तान के वजीर सनत और तिजारत अलहाज नूरुद्दीन अजीज़ी इख्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए 6 दिन के लिए हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। नई दिल्ली में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए अजीज़ी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ कशीदगी ने तिजारत में रुकावटें पैदा की हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए मौके अब भी बहुत ज़्यादा हैं। अफगानिस्तान के वजीर ने बताया कि कंपनियों को न सिर्फ टैक्स छूट दी जाएगी, बल्कि ज़मीन भी फराहम की जाएगी, और अगर हिंदुस्तानी कंपनीज सरमायाकारी के लिए मशीनरी अफगानिस्तान लाते हैं तो इस पर सिर्फ 1% टैरिफ लगेगा। दो तरफा इक़्तिसादी जो हमारे हमारे बिटवीन टू नेशन जो इक़्तिसादी रवाबत था, तकरीबन 1 अरब या $1 बिलियन जो ट्रेड और कारोबार था, इसमें हम चाहते हैं कि इसमें इजाफा करें, क्योंकि पोटेंशल और ज़रफ़ियत दोनों मुल्कों में मौजूद है और इरादा भी मौजूद है, और हमारे प्राइवेट सेक्टर चाहते हैं कि इस प्रोग्राम और इस बरनामे में खूब अच्छी तरह काम करें। सोने की कानकनी के हवाले से उन्होंने कहा कि इस शोबे को टेक्निकल महारत और पेशावर टीमों की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तानी कंपनीज पहले तहकीक और इब्तदाई सर्वे करें, उसके बाद बाकायदा काम शुरू करें। शर्त यह है कि निकाला गया सोना अफगानिस्तान में ही प्रोसेस किया जाए ताकि रोज़गार पैदा हो सके। अफगान वजीर ने हिंदुस्तान से दरख्वास्त की कि छोटे छोटे मसाइल जैसे वीज़ा, एयर कॉरिडोर और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जल्द हल किए जाएं ताकि दो तरफा तिजारत को रफ्तार मिल सके। सशक्त भारत मंच के ज़ेर एहतमाम संविधान योद्धा सम्मान समारोह दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मुनक्किद किया गया। संविधान जानो अभियान के 1 साल मुकम्मल होने की याद में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में मुल्क भर से आईनी बेदारी में शामिल शुरका और समाजी कारकुनों को एजाज से नवाजा गया। स्टेज पर मौजूद मेहमानों ने आइन की बुनियादी रूह, शहरी हुकूक और अवामी बेदारी के किरदार के बारे में इजहार ख्याल किया। इस मौके पर सशक्त भारत मंच के कन्वीनर मौजूद रहे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस मुहिम का मकसद आइन के बारे में बेदारी पैदा करना और मुआशरे में आइनी इक़्तिदार को मजबूत करना है। तकरीब में मौजूद शुरका ने इसे एक मुतासर कुन इक़दाम करार दिया और मुस्तकबिल में इस आगाही मुहिम को वुसअत देने के अज़्म का भी इजहार किया। मूलतः जब संविधान की बात होती है तो हमने देखा कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद में भी जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमने एक संविधान को अपनाया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने संविधान को ठीक से पढ़ा नहीं, संविधान को जाना नहीं, और देखा कि बहुत सारे देश विरोधी लोग भी जब संविधान का नाम लेकर के जनता को बरगला रहे थे, संविधान की कॉपियां हाथ में लेकर के लहरा रहे थे और कह रहे थे संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, तो उस समय में एक बहुत ज़रूरत हो गई थी कि कोई व्यक्ति संविधान के बारे में और बहुत अच्छे से जानकारी दे। इसके बारे में ये कहेंगे जितनी जागरूकता बढ़ेगी, जितने लोगों को संविधान के विषय में पता चलेगा और जितने लोग इसको फॉलो करेंगे, तो कहते हैं यद यद आचरित श्रेष्ठ। समाज में श्रेष्ठ लोग जिस चीज को फॉलो करते हैं, सामान्य जन उसको फॉलो करते हैं। तो अगर समाज के प्रबुद्ध लोग संविधान को अपने पास रखकर उसके सारे नियमों का अच्छे से पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से समाज के दूसरे लोग भी करेंगे। संविधान को अगर ठीक से पालन करने वाले लोग अगर खड़े हैं, संविधान को मानने वाले खड़े हैं, सही समय पे सजा, सही समय पे नियम, सही समय पे उसका फायदा हो जाता है, तो मुझे लगता है कि समाज में एक अभय की अवस्था आ जाएगी और सब लोगों को प्रॉपर न्याय मिलेगा, सब लोगों को मालूम होगा क्या करने से क्या होता है। मारूफ सहाफ़ी, अदीब, मुसन्निफ और सियासी तज्ज़िया निगार डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी ने एनसीपी अक़लियती शोबा के कौमी जनरल सेक्रेटरी और मीडिया इंचार्ज के अहदे से मुस्तफ़ी होकर बीएसपी में शमूलियत इख्तियार की। दिल्ली में बीएसपी ऑफिस में पार्टी के कौमी सेक्रेटरी और दिल्ली हरियाणा के इंचार्ज सीपी सिंह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि बीएसपी दिल्ली प्रदेश के सदर राजेश तनवीर, कौमी दिल्ली के कोऑर्डिनेटर भी इस मौके पर मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में डॉक्टर मुमताज़ रिजवी को बाकायदा बीएसपी का कारकुन बनाया गया है। इस मौके पर उनके साथ दर्जनों लोगों ने बीएसपी की रुकनियत हासिल की है और पार्टी सरबराह मायावती पर अपने एतमाद का इजहार किया है।
हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और एनसीपी में बड़े पद पर ओहदे पर कायम रहने के बाद अब बीएसपी ज्वाइन करने वाले मुमताज़ आलम रिजवी साहब। सर, आज आपने पार्टी ज्वाइन करी, क्या मकसद था, क्या उद्देश्य है, क्या पैगाम देना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मुझे लग रहा है कि मुल्क जब आज़ाद हुआ तो उसमें सबको साथ लेकर चलने की बात थी, क्योंकि देश को आज़ाद कराने में सबकी हिस्सेदारी थी। समता मूलक समाज जो हम कहते हैं कि सबको समान जो है अधिकार हो, जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसकी हिस्सेदारी हो। मैंने सभी पार्टियों को देखा, लिखा भी, देखा भी, सुना भी, लेकिन मैंने देखा कि सिर्फ बात लोग कर रहे हैं, लेकिन जब उसे अमली तौर पर उसको नाफिज करने की बात होती है, लागू करने की बात होती है, तो उस पर कोई अमल नहीं करता। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मैंने देखा कि जिसने समता मूलक समाज के लिए न सिर्फ नारा दिया बल्कि एक तहरीक के तौर पे काम किया और आज भी काम कर रही है। और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे हक में नहीं था, लेकिन क्या कोई मुसलमान अदालत गया और किसी जज पर जूता फेंका? मुल्क में हजारों फसादात हुए, लेकिन मुसलमानों ने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। मुसलमानों को दबाने की साजिश अगर इसी तरह से की जाती रही तो हिंदुस्तान हरगिज तरक्की नहीं कर सकता। नफरत की ये मुहिम मुल्क के लिए खुदकुशी है। उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो मायूस ना हो। नहीं है वो ये है कि इन तमाम फसादात को हमने देखा, हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और कोर्ट का जब फैसला आया तो कोर्ट ने कहा किसी ने शहीद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कहा कि आस्था की बुनियाद पर मस्जिद आपको नहीं दी जा सकती। मुल्क की तारीख उठाकर पढ़ लो, जो लोग आज मुसलमानों को गाली देते हैं और वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे पूछते हैं, इतना सब हमने सहा और कल भी सहेंगे, मगर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें यौम शहादत के 3 रोजा यादगारी तकरीबात के सिलसिले में पंजाब कानून साज असेंबली का खुसूसी इजलास आज आनंदपुर साहिब में मुनक्किद हुआ। पंजाब असेंबली के खुसूसी इजलास के दौरान वज़ीर आला भगवंत मान ने कहा, सेशन के इनेकाद को लेकर सवालात उठाए गए थे, लेकिन एक तारीखी सेशन मुनक्किद किया गया। उन्होंने तमाम अरकान असेंबली से इजहार तशक्कुर भी किया। खुसूसी इजलास के दौरान एक करारदाद के जरिए से गुरु तेग बहादुर को उनके अजीम कुर्बानी के लिए खिराज अकीदत भी पेश किया गया। 2 साहिबजादे चमकौर दी गढ़ी, 2 सरहंद दी दीवार च शहीद होए। 3 साहिबजादियां दी जन्म भूमि है यह। गुरु साहब इत्थे 30 साल तो वध रहे, गुरु गोबिंद सिंह जी। अज दा इतिहासक सैशन जिहदे बारे सवाल भी हुंदे सी कि किवें होऊगा, ऐदां विधान सभा बाहर किवें चली जाऊ। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरमैया ने वाज़ेह किया है कि अगर कांग्रेस हाईकमान उन्हें वज़ीर आला के ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला करती है तो वो अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे और अगर तब्दीली का हुक्म देती है तो उसे कबूल करेंगे। याद रहे, रियासत कर्नाटक में क़यादत की तब्दीली की कयास आराइयां जोर पकड़ रही है। रियासत में कांग्रेस हुकूमत ने अपनी आधी मुद्दत मुकम्मल कर ली है और मुबैना पावर शेयरिंग मुआहदे के तहत सिद्धरमैया और नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार के दरमियान कुर्सी की मुंतकली पर बहस जारी है। दिल्ली की एक अदालत ने फिजाई आलूदगी पर इंडिया गेट पर मुजाहरे के दौरान हिरासत में लिए गए 17 मुलजिमीन को 3 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया है। मुलजिमीन में 11 खवातीन भी शामिल हैं। 5 दीगर को 2 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया, जबकि एक मुलजिम की उम्र की तस्दीक की जा रही है। कई मुजाहिरीन ने अदालत में इल्जाम लगाया है कि दौरान हिरासत पुलिस एहलकारों ने उन पर तशद्दुद भी किया है। आम आदमी पार्टी की लीडर प्रियंका कक्कड़ ने दिल्ली फिजाई आलूदगी पर हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र आज 79 साल की उम्र में
इंतकाल फरमा गए हैं। उधर धर्मेंद्र ने अपनी रिहाइश गाह पर आखिरी सांस ली। उन्हें इस माह के शुरू में सांस की पेचीदगियों के बायस ब्रिजकंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था और 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। धर्मेंद्र के इंतकाल से मुल्क भर में गम की लहर दौड़ गई है। मदाहों, साथियों और इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले सितारों को इस खबर से गहरा सदमा पहुंचा है। धर्मेंद्र कई दहाइयों तक सिनेमा शायकीन के दिलों पर राज करते नजर आए और अपनी गैर मामूली अदाकारी और सादा जिंदगी से गहरे नकफूश छोड़ गए हैं। पसमानदगान में उनकी अहलिया अदाकारा हेमा मालिनी, उनकी पहली बीवी प्रकाश कौर और उनके बच्चे बशमूल अदाकार सनी देओल और बॉबी देओल और बेटियां ईशा देओल और आहिना देओल शामिल हैं। धर्मेंद्र की आखिरी रसूमात वर्ली पार्ले ने शमशान घाट में अंजाम दी गई है और आखिरी रसूमात में फिल्मी और सियासी शख्सियात और दीगर कायदीन ने भी शिरकत की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने फिल्म अदाकार धर्मेंद्र के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र की मौत हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। वो मकबूल तरीन अदाकार थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मशहूर फिल्म अदाकार धर्मेंद्र के इंतकाल पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि वो एक मशहूर फिल्मी शख्सियत थे और एक गैर मामूली अदाकार थे। धर्मेंद्र के इंतकाल से हिंदुस्तानी सिनेमा में एक दौर का खात्मा हो गया है। उन्होंने अपने हर किरदार में दिलकशी और गहराई लाई थी। उन्होंने बेशुमार लोगों को मुतासिर किया। तो वहीं इस पर राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन हरिवंश नारायण सिंह ने अपने रंजोगम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र का इंतकाल न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया का नुकसान है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि धर्मेंद्र सिर्फ एक अच्छे अदाकार थे बल्कि एक अच्छे और सादा इंसान भी थे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने धर्मेंद्र के इंतकाल पर रंजोगम का इजहार किया और उन्होंने हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने आज एक कीमती सितारा खो दिया, इस बात का भी दावा किया। और धर्मेंद्र साहब हमारी पंजाब की शान है, शौकत हैं। जब भी बात उनसे होती थी, मैं उनके घर भी गया हूँ, पंजाबी बोलते हैं सारे। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹੈ। ਬੌਬੀ ਜੀ, ਸਰਮਿੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਦਮੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਯਾਫਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਸੀਗੇ। पर फिर भी हर बंदे ਨੂੰ ਇਹ उम्मीद ਹੁੰਦੀ है कि शायद तंदुरुस्त हो जाएंगे। पर क्या बताएं साहब, बहुत बड़ा लॉस है फिल्म इंडस्ट्री का। उनकी फिल्में मैं देखता रहा हूँ बचपन से, बड़ी मशहूर फिल्में की। और सबसे अच्छी बात ये थी धर्मेंद्र जी की कि एज ए हीरो तो उन्होंने रोल किया, कैरेक्टर एक्टर में उन्होंने बहुत अच्छे रोल। पाकिस्तान में आज सुबह एक खुदकुश धमाके में कम से कम 3 अफराद के हलाक होने के इत्तलात हैं। पाकिस्तानी पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने पेशावर में एक फौजी हेडक्वार्टर पर हमला किया और इस दौरान 2 धमाकों की आवाज़ें सुनाई थी। हेडक्वार्टर पर एक कुंजान इलाके में वाक़ है जो एक फौजी कैंप के करीब है। पेश इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। पाकिस्तान के शहर पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स के गेट पर खुदकश हमले का वाक़या पेश आया। गेट पर मौजूद 3 आला अफसर खुदकश हमले में मारे गए। एक खुदकश हमलावर ने खुद को मेन गेट पर उड़ाया, जबकि 2 ने हेडक्वार्टर्स में घुसने की कोशिश की, लेकिन फौजी जवानों की फायरिंग में मारे गए। फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पर हमला 8:10 पर हुआ। अभी तक किसी भी अस्करी तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। एक सीनियर अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया, पहले खुदकश हमलावर ने बॉर्डर पुलिस के मरकजी गेट पर हमला किया, जबकि 2 हमलावर कंपाउंड के अंदर दाखिल हो गए। फौज और पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है और सूरत हाल को इंतहाई एहतियात के साथ संभाल रहे हैं, क्योंकि शुबा है कि हेडक्वार्टर के अंदर मजीद दहशतगर्द मौजूद है। फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों ने सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद करके मुकम्मल तौर पर घेर लिया है। ये हमला अफगानिस्तान से मुत्तसिल सूबे में हुआ, जहां इंतहा पसंद ग्रुहों की जानिब से तवील अरसे से तशद्दुद जारी है। साल 2021 में काबुल और तालिबान की वापसी के बाद इसमें मजीद इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। उन्होंने जख्मियों को फौरी मेडिकल इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। उनका कहना था कि पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।
इजरायली फौज ने लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ात में फ़िज़ाई हमला करते हुए हिज़्बुल्लाह के कायम मकाम चीफ ऑफ स्टाफ अली तबातबाई को शहीद कर दिया है। लिबनान की वजारत सेहत ने बताया कि इजरायली हमले में 5 अफराद शहीद और दीगर 28 जख्मी हो गए हैं। पेश है तफसीली रिपोर्ट। बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ात का इलाका ज़ाहिया एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है जब इतवार की दोपहर को इजरायली फ़ौज ने इस पर दोबारा हमला कर दिया। इस कार्रवाई में हिज़्बुल्लाह के नायब सरबरा हैथम अली तबातबाई को निशाना बनाया गया। हमले में 5 अफराद जाँ बहक और 28 अफराद जख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह ने हैथम अली तबातबाई की ज़िंदगी या मौत के हवाले से वजाहत नहीं की और सिर्फ इतना कहा कि निशाना एक बड़ा फौजी कमांडर थे। उन्होंने कहा कि हिज़्बुल्लाह की क़यादत फैसला करेगी कि कहाँ और कैसे इसका जवाब दिया जाएगा। इस हमले के बाद शहरी दूसरे हमले के खौफ से मुतासरा इमारत से बाहर निकले और वहाँ से भाग खड़े हुए। वाज़ेह रहे कि अली तबातबाई पर अमेरिका ने सन 2016 में पाबंदियाँ आयद कर दी थी और उन्हें हिज़्बुल्लाह का मरकज़ी रहनुमा करार दिया था और उनकी इत्तला देने पर $5 मिलियन का इनाम रखा था। इजरायली फौज ने बयान में कहा कि अली तबातबाई हिज़्बुल्लाह के अहम यूनिट्स के कमांडर थे और हिज़्बुल्लाह को इसराइल के साथ जंग के लिए दोबारा तैयार करने के लिए सख्त मेहनत की। ये निशाना लेबनान के खिलाफ जारी इसराइली जाहिरियत के तनाजुर में हुआ जो हालिया अरसे में ज़्यादातर जुनूब और बका पर मरकूज थी। इसके साथ इसराइली अहदेदारों की तरफ से जंग के दायरे को वसी करने की मुसलसल धमकियां भी दी जा रही थीं। इतवार की सुबह इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने भी हमले की इत्तला दी। नेतन्याहू ने हिज़्बुल्लाह को अपनी सलाहियतों की असर तामीर से रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम जारी रखने की तस्दीक की। दूसरी जानिब लेबनान के सदर जोसेफ औन ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वह इसराइली हमले रोकने के लिए मुदाखलत करे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। तो वहीं कनाडा ने शहरियत बजरिया नस्ब के कानून को जदीद बनाने के सिमत एक बड़ा कदम उठा दिया है। ये पेशरफ्त हजारों हिंदुस्तानी नजाद खानदानों को मुतासिर करेगी। नए बिल C3 को शाही मंजूरी भी मिल गई। इसका मकसद 2025 के शहरियत एक्ट में तरमीम करना। आप देखिए इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। हुकूमत कनाडा ने कहा कि ये शहरियत एक्ट जो ज़्यादा जामे और सबके लिए इंक्लूसिव बनाने की तरफ एक अहम मरहला है, जबकि कैनेडियन शहरियत की कदर कीमत भी बरकरार रहती है। कानून के नाफिज होने के बाद उन अफराद को भी कैनेडियन शहरियत दी जाएगी जो इस कानून के मुअस्सर होने से पहले पैदा हुए थे। पहली नस्ल तक शहरियत की हद सन 2009 में मुतारिफ कराई गई थी। इसके मुताबिक अगर कोई बच्चा या गोद लिया गया बच्चा कनाडा के बाहर पैदा होता है और उसके कैनेडियन वालिदैन भी बैरून मुल्क पैदा हुए या गोद लिए गए हो, तो ऐसे बच्चों को नस्ब के जरिए कैनेडियन शहरियत नहीं मिलती। ये पाबंदी उन बहुत से हिंदुस्तानी नजाद कैनेडियन शहरियों के लिए मसाइल का सबब बनी जिनके बच्चे मुल्क से बाहर पैदा हुए थे, जैसा कि मामले से वाकिफ अफराद बताते हैं। नए कानून के तहत बैरून मुल्क पैदा होने या गोद लिए जाने वाले कैनेडियन वालिदैन अब अपने बैरून मुल्क पैदा होने वाले या गोद लिए जाने वाले बच्चों को भी शहरियत मुंतकिल कर सकेंगे, बशर्त कि उनका कनाडा से मजबूत ताल्लुक साबित हो। ये सहूलत उस तारीख से लागू होगी जिस रोज़ नया कानून मुअस्सर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।